धनसुखलाल, परिवार में मत जाना, वरना इंसाफ अच्छा नहीं होगा। मुझे कुछ करना होगा। मैं इन लोगों की फितरत अच्छे से जानता हूँ। मेरे मोहल्ले वाले खुद से कुछ करे ना करे, ये लोग जाकर उन्हें भड़काएंगे और कहीं वो मेरे परिवार वालों का जान ले ले तो ये लोग जाके हुआ आग उगलेंगे और वो लोग कहीं कहीं मेरे भी बच्चों को आग लगा दे, घर में आग लगा दे तो मुझे जाना होगा। काका क्या करेंगे आप? काका हम भी चलते हैं आपके साथ। नहीं 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 नहीं, तुम लोग मत चलो, मैं खुद कुछ करता हूँ। तुम दोनों को मेरी कसम मेरे पीछे मत आना। काका मेरी कसम मत आना, मैं कुछ करता हूँ। भीम, अब काका क्या करेंगे? पता नहीं, अब बाबा इस पर भी बात नहीं करेंगे। क्या करें? हम मिलकर गुरुजी से बात करते हैं। चलिए। चल। इसे सील दो। ऐसे चप्पल सिलने के लिए दिया जाता है? तुम्हें आरती की थाल में सजा कर दूं? जूता चप्पल ही सिलते हो ना कि पूजा पाठ कराते हो? जो तुम्हारे पाँव पूजूं। चलो जल्दी करो। देखिए, मैं केवल हिसाब किताब देखता हूँ, सिलने का काम किसी और का है। आनंद, आनंद, आनंद। हाँ संदेश भैया, इधर हूँ। आनंद, ये चप्पल सिल दो जरा। संदेश भैया, मैं जरा भीम के साथ अंबेडकर गुरुजी के पास जा रहा था तो। गुरुजी के पास जाकर कोई वाइसराय नहीं बन जाओगे, और यहाँ काम कौन करेगा फिर? अरे आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? आनंद भैया आप काम कीजिए, मैं अकेला ही चला जाऊंगा ना। लेकिन भीम। आनंद भैया आप काम कीजिए। बताइए क्या सिलना है? वो चप्पल सिल दो। तुम्हारा जोड़ीदार तो ऐसे तेवर दिखाता है जैसे कहीं का जमींदार हो। ऐसे घूर घूर के क्या देख रहा है? जूते चप्पल की दुकान में बैठे हो ना, तो तुम्हारी नजर ग्राहक के पैरों पे होनी चाहिए, ऊपर नहीं। अरे काका जाने दो ना, मैं सिल रहा हूँ ना। पहली बार जब तुमने मेरी जान बचाई थी तभी से तुम मुझे अच्छे लगते, लेकिन तुमने कुछ कहा ही नहीं, इसीलिए मैं भी चुप रही। खाना बना लेंगी रानी जी तो मैं फिर जाऊंगा। जो जो उनसे पूछना चाहता हूँ उन्हें सब कुछ बताना होगा। ये लीजिए, खाना खा लीजिए। इतना समय लगता है खाना लाने में? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? बन तो गया है ना, और थोड़ी ही तो देर हुई है, तो क्या बिगड़ गया? जुबान चलाएगी तू? अरे संदेश भैया क्यों चिल्ला रहे हैं आप? खाना आ गया है तो खा लीजिए ना। छोटी जात आखिर छोटी जात होती है। अगर मेरी पत्नी ऐसी बदतमीजी करती ना तो उसके होश ठिकाने लगा देता मैं। तुम कैसे मर्द हो? तुम्हारी पत्नी भी तुमको डांट कर चली जाती है। अरे काका, आप क्यों पति पत्नी के बीच में घुस रहे हैं? आप अपनी पत्नी को इंसान नहीं जानवर समझते हैं, तो इसका मतलब सब वही समझे। इससे जात बड़ी नहीं होती है काका, इंसान छोटा हो जाता है। ए, चुप कर। अब तू मुझे समझाएगा? ये लीजिए। कितने हुए? एक आना। अब इन्हें दे दीजिए। जूते सीने का काम करते हो ना, इसका मतलब ये नहीं कि जूते को सर पे रखा जाए। इसी तरह औरत भी होती है, उसको सर पे नहीं पिटाना चाहिए। काका, उन्हीं औरतों की पूजा होती है जिन्हें आप सर पे चढ़ाने की बात कर रहे हैं, और आप खुद भी देवी माँ पर जाकर रोज रोज फूल और पत्तियां चढ़ाते हैं, और अपनी घर की देवी को पैर की जूती कहते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसी सोच पर। संदेश भैया, आप क्या सोच रहे हैं? ये लोग ऐसे ही हैं, ऊंची जाति का नारा लगाते रहते हैं और सोच इतनी छोटी रखते हैं। छोटी जात आखिर छोटी जात होती है। अगर मेरी पत्नी ऐसी बदतमीजी करती ना
तो उसके होश ठिकाने लगा देता मैं। तुम कैसे मर्द हो? तुम्हारी पत्नी भी तुमको डांट कर चली जाती है। संदेश भाऊ, माफी भी मांग लीजिएगा, बुरा लगा होगा भाभी को। आज सबक सिखाता हूँ इसको। गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। क्या बात है भीमराव? तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? गुरुजी, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम पूरी बात तो बताओ। गुरुजी, आप चाय वाले काका के बारे में जानते हैं ना? वो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए पता नहीं क्या करने गए हैं। कहीं वो कुछ गलत ना कर ले। और मैं चाहता हूँ कि आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे कुछ सुझाव दीजिए। और इस मामले में मैं बाबा की भी राय नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि बाबा भी इस पक्ष में नहीं है कि मैं चाय वाले काका की मदद करूँ। अच्छा भीमराव, ये बताओ, कल से लेकर अभी तक तुमने कितनी देर तक पढ़ाई की है? बोलो। थोड़ी भी नहीं। लेकिन क्यों गुरुजी? अच्छा ये बताओ, तुम अपने जीवन में सबसे अधिक महत्व किस चीज को देते हो? शिक्षा को। और तुम उसी शिक्षा से दूर होते जा रहे हो। ऐसे थोड़ी थोड़ी दूर होते जाओगे तो एक दिन पूरी तरह से शिक्षा से दूर हो जाओगे। अब इसकी अकल ठिकाने आई होगी। अरे संदेश भैया, माफी मिल गई? लगता है नहीं मिली, चेहरे पर खुशी नहीं दिख रही है। चुपचाप अपना काम करो। संदेश भैया, गुस्से में खाने का स्वाद नहीं आएगा। मतलब रानी जी ने खाना बना लिया। ये क्या हुआ आपको? कुछ नहीं। आपके पति ने मारा? उसी से जाकर पूछ लेता हूँ मैं। तुम्हें मेरी कसम, तुम कहीं नहीं जाओगी। बाला, तुम चले जाओ। अगर तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया। कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको मेरी कसम है, आप एक शब्द नहीं बोलेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे।
आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। बाला, हम जब पहले मिले थे तभी तुमने मेरा हाथ क्यों नहीं थाम लिया? कम से कम मैं उसके साथ होती जो मुझे मरने लगाता है, ताकि उसके साथ जो मुझे मारता है। गुरुजी, मैं कुछ समझा नहीं। देखो भीम, तुम दूसरों की मदद करना चाहते हो, अच्छी बात है, लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए कि कहीं हम दूसरे के कर्तव्य क्षेत्र में घुसकर कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसके हर फैसले में उसके साथ खड़े होना और अपनी पढ़ाई की क्षति करना, ये गलत है भीमराव। लेकिन गुरुजी, आपने ही सिखाया था ना कि दूसरे के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए और उसके सुख दुख में उसका साथ देना चाहिए। तो आप जो कह रहे हैं वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। उस मजदूर को देख रहे हो? वो दिन भर खेत में काम करता है, मेहनत करता है, मेहनत करते करते थक जाता है। मैं रोज उसे आते जाते हुए देखता हूँ। कभी कभी सोचता हूँ कि उसकी मदद करूँ, लेकिन नहीं करता हूँ। कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति को कभी कभी अपनी मदद खुद करने देना चाहिए। चाय वाले को भी पूरा हक है अपने परिवार की रक्षा करे, वो कर सकता है, उसे करने दो। तुम जाकर अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, शक्तिशाली बनो, तभी तो मदद कर पाओगे। तुम दूसरों के लिए जीना चाहते हो ना, अच्छी बात है, लेकिन अपने विकास पे भी ध्यान दो। एक मजबूत विशाल व्यक्तित्व के लिए अपनी दिनचर्या को अनुशासित रखना होगा। समय का संतुलन कैसे बनाना है, इसका ध्यान रखना होगा। भीमराव, ये एक कटु सत्य है। संसार में मदद पाने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन जितनी तुम्हारी उम्र है उसके लिए तुम्हें अपने विकास पे भी ध्यान देना है, वरना चाय वाले जैसे लोग तुमसे मदद मांगने के लिए आते रहेंगे और तुम उनके पीछे जाकर अपनी पढ़ाई का नुकसान करोगे। जी गुरुजी, मैं ये ध्यान रखूंगा और ये भी ध्यान रखूंगा कि अपने विकास और दूसरों के परोपकार में कैसे सामंजस्य बिठाया जाए। भीमराव, मैं बहुत समय से तुम्हें एक बात समझाना चाहता था कि हमें सबसे पहले ये सीखना चाहिए कि समय का प्रबंधन कैसे करना है, कब क्या करना है, किस चीज़ को कितना समय देना है। ये जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम स्वयं का विकास और अपने समाज का विकास कर सकते हैं। देखो भीमराव, काम करने के लिए जीवन में 4 ही प्रहर मिलते हैं और उन प्रहरों का जो जैसे इस्तेमाल करता है वो वैसा ही हो जाता है। ये बात हमेशा याद रखना। जी गुरुजी, आज से मैं अपने दिन के 4 प्रहर का पूरा हिसाब रखूंगा। मैं तो आपके साथ 4 पहर रहना चाहता हूँ, हर पल हर समय। तुम समझ रहे हो तुम क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहा हूँ मैं? बाला, तुम ये जो बोल रहे हो वो असंभव है। तुम ये भूल सकते हो, लेकिन मैं नहीं भूल सकती कि मैं शादीशुदा हूँ। लेकिन जब मन ही खुश ना हो तो शादी का क्या मतलब? बाला, तुम जाओ यहाँ से, मुझे आगे बात नहीं करनी। नहीं जाऊंगा। बाला, तुम जाओ यहाँ से। मुझे इन घाव से ज्यादा तकलीफ तुम्हारे यहाँ होने से हो रही है। रानी, तुम बाकी औरतों की तरह नहीं हो जो किस्मत को स्वीकार करके बाकी की बीती हुई जिंदगी स्वीकार कर रहे। अगर ऐसा होता तो विधवा होने के बावजूद तुम्हारे मन में प्रेम पैदा नहीं होता। और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जिसके सहारे तुमने अपनी जिंदगी को दूसरा मौका दिया वो सही नहीं निकला। इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी को तीसरा मौका देने का हक नहीं है तुम्हारे पास। सुख की तलाश इंसान जिंदगी भर करता रहता है,
मैं जानता हूँ जिंदगी को तीसरा मौका देने की हिम्मत सिर्फ तुम कर सकती हो। प्रणाम महाराज। क्षमा करें महाराज, क्या आप इतनी गहराई और ध्यान से किस चीज को पढ़ रहे हैं? यह एक सूची है उन लोगों की जो अपने चाय वाले मंगेश की तरह हैं। उनके पास जमीनें तो बहुत महंगी है, लेकिन उनकी औकात कौड़ी के भी बराबर नहीं। इन सब को लेकर हमारे एक भक्त ने एक प्रस्ताव रखा है। कैसा प्रस्ताव महाराज? जिनका भी इस सूची में नाम है, मैं उन सबको जाकर धमकाऊंगा। मुझसे बचने के लिए वो सब लोग महाराज के पास आएंगे। फिर महाराज अपने हिसाब से उन सब की ज़मीनों पर कब्जा करेंगे। मुझे मेरा हिस्सा मिल जाएगा। इससे महाराज का भी फायदा और मेरा भी। महाराज, महाराज वो मंगेश चाय वाला अपनी बीवी बच्चे समेत सतारा छोड़कर चला गया है। किसी ने बताया कि वो स्टेशन रोड पर टांग पर बैठ के जा रहा था। अरे ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। उसने अपनी और अपने परिवार वालों की सुरक्षा जहां देखी वो वहां चला गया। लेकिन महाराज, ये तो बहुत गलत हुआ। इससे तो लोगों को लगेगा कि आपने उसकी जमीन ईश्वर को चढ़ा दी और वो चला गया। इससे तो आपके खिलाफ माहौल बन सकता है, लोगों की श्रद्धा कमजोर हो सकती है। हाँ महाराज, और अगर ऐसा हुआ तो बहुत भोले हो तुम लोग। बात बड़ी आसान है। इस बात को फैला दो कि कल रात को चाय वाले मंगेश ने एक दुखद स्वप्न देखा। स्वप्न में साक्षात ईश्वर आकर उससे कह रहे थे कि तुमने हमारे और महाराज के खिलाफ बात करने की हिम्मत तो दिखाई, इसलिए अब इस गांव में रहने का तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को कोई नैतिक हक नहीं है। और इसलिए जितना जल्द हो सके तुम सपरिवार इस गांव से कहीं दूर चले जाओ। और अगर नहीं गए तो तुम्हारे साथ और कुछ बुरा हो जाएगा। इसलिए ये चाय वाला गांव छोड़कर चला गया। आनंद, बेटा एक काम करना, जाकर बाजार से थोड़ी सब्जी लेकर आ। वह शाम को चला जाऊंगा ना, अभी ये चप्पल सिल कर देनी है तो बहुत जरूरी है। बेटा, बाबा और जीजाबाई रेलगाड़ी से आ जाएंगे, सफर से आएंगे तो भूख लगेगी ना, तो मैं सोच रही थी खाना बना के रखती हूँ। जाना बेटा, लेकर आना। जी। ये जीजाबाई तो राम जी की दूसरी पत्नी है ना, जो भीमराव के जन्मदिन पर गुस्सा होकर भाग गई थी? हाँ, वही है। तो जो सौतेले अपने बच्चे के जन्मदिन पर घर छोड़कर भाग जाए, उसके आने पर इतनी तैयारी? वो जो आ रहे हैं वो बाबा की दूसरी पत्नी है, और इस नाते वो जो भी उनके लिए सोच रही हैं वो जायज है। देखिए, आप और रानी भी रात का खाना हमारे साथ ही खाइए। ये ले बेटा, ये पैसे ले, ये ले। जा, जल्दी आना आनंद। हाँ, मैं जाकर सब्जी लेकर आता हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। उसके बाद ये चप्पल सिल दूंगा। भीम, तब तक तुम ही ये चप्पल सिल दो। वो क्या है कि आनंद को देना था किसी को जल्दी। तुम दोनों मुझे वचन दो, इस दुकान में कभी नहीं आओगे, और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे पढ़ाई छोड़कर हमारे काम धंधे में शामिल हो जाए। मैं आपको वचन देता हूँ बाबा।